अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और वैसे मौसम सर्दियों का है तो इसलिए आप ये मेरे हाथ में ये कॉफ़ी का कप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में मैं इस कॉफ़ी को पी सकती हूँ या मैं इस चाय को पी सकती हूँ या नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, पाकिस्तान में इम्पोर्ट कुछ भी नहीं आने वाले दिनों में हो सकता, बल्कि अभी भी होने मुश्किल है। LCs नहीं खुल रही हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स जिसको हम कहते हैं। और चूँकि हम चाय भी इंपोर्ट करते हैं और हम कॉफ़ी भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, दवाओं का खाम माल इंपोर्ट करते हैं, हम जो चिकन के लिए यानी मुर्गी के लिए जो फीड होती है वो जिस चीज़ से बनती है सोयाबीन, उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। हम सब्जियां, लहसुन, अदरक, प्याज, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इस दफ़ा तो हमने कुछ और भी हाथ मारे हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, डिफेंस बजट हमारा स्टैटिक हो गया है। शहबाज शरीफ साहब को मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं दिल का दुखड़ा रो रहा हूँ। और वो दुखड़ा दिल का ये था कि वो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे पास पैसे अब कहाँ से आएंगे। तो भाई, आपने जब ये हुकूमत ली थी तब आपको समझ में आ रहा था कि आप क्या करेंगे और आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के जो मुल्क में यानी इस हुकूमत से पहले लेने से पहले उनका एक स्टेटमेंट जिसमें थ्री छोड़े खड़े थे, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब। वो कहते कि 6 महीने चाहिए हमें, 6 महीने, और 6 महीने में हम पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे और मईशत की ऐसी के तैसी कर देंगे। और ऐसी के तैसी ही वैसे उन्होंने की है। तो उसके बाद अभी का बयान जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या करेंगे। तो मुझे ये याद आया कि 2018 नहीं 2013 के इलेक्शन में जब शदीद वाली लोड शेडिंग होती थी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 6 महीने में हम बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, जिसमें आपको 5 साल लगे थे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो ज़रा से जज्बाती हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो यहाँ पर भी उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आप दालें ज़ख़ीरा कर लें तो ये यकीनन गलत बात होगी, लेकिन हकीकत यही है कि क्योंकि गरीब का खाना है तो आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ना हमें दालें मिलने वाली हैं, ना हमें प्याज मिलने वाली है, ना हमें अदरक मिलने वाला है, ना हमें लहसुन मिलने वाला है, ना हमें चिकन मिलने वाली है, और ना हमें दवाएं मिलने वाली है। मैं नहीं कह रही कि आप जाके पैराडोल एक्स्ट्रा का ज़ख़ीरा कर लें, लेकिन कम अज़ कम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अगर आप अपने प्यारों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए लेते हैं तो खुदा के लिए वो लेके ज़रूर रख ले, इसलिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा हमें नहीं पता। इजाज़ुल हक साहब कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ये ऐलान नहीं कर रहे। फिर मैं ज़रा डिटेल से आज आपसे ज़रा बात करूँगी कि ये मुल्क इस वक्त हमारा प्यारा पाकिस्तान खड़ा कहाँ पर है। कल की खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफ़ा फिर अमेरिका पहुंच गए। और फिर दूसरी खबर ये थी कि अब तक उनके यानी इन 8 महीनों में उनके जो बैरूने मुल्क दौरे हुए हैं उसमें 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्चा आया है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्चा, वो दोबारा अमेरिका के दौरे पर हैं, और उस अमेरिका के दौरे पर हैं जहाँ पे सिफारत खानों में जो अमला काम करता है पाकिस्तान के, उनको तनख्वाहें देने के लिए हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं हैं। एम्बेसीज़ में जो अमला काम करता है उसको पिछले 4 माह से कम बताया जा रहा है कि उनको रकम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम उनको सैलरीज पे कर सकें। तो ये तो इस मुल्क की सूरत हाल है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में तकरीबन पिछले इस साल 2022 की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम आप काउंट कर लीजिए इन 12 मंथ, 7,65,000 लोग, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए बेहतर फ्यूचर की तलाश में। ब्रेन ड्रेन हुआ है और पिछले सालों की बनिस्बत ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है। मतलब 3 टाइम्स डबल है ये वाला ब्रेन ड्रेन, जिसमें हमारी जो यूथ है वो इंतहाई मायूसी का शिकार होकर वो मुल्क छोड़कर चली गई है। तो ये है पाकिस्तान जो पिछले 8 महीनों में उनके ज़रिए हमें मिला, जो कहते थे कि हम आके इस मुल्क को ठीक कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। सिर्फ फैसलाबाद की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो फैसलाबाद जो PTI के दौरे हुकूमत में जिनको लेबर नहीं मिल रही थी कि वो अपनी शिफ्ट्स 24 आवर्स कंटिन्यू रखें, इतने उनको ऑर्डर्स थे कि वो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, टाइम कम था, लेबर नहीं थी। और आज 40 सिर्फ फैसलाबाद में 40% मिल्स बंद पड़ी हैं।
2.5 लाख लेबर वहाँ पे बेरोज़गार हो चुकी है। एक वो दौर था कि आपको लेबर मिलती नहीं थी और आपके पास ज़रूरत थी, और अभी ये है कि लेबर बेरोज़गार है और आपके पास काम नहीं है। उसकी वजह ये है, एक तो डॉलर का रेट, प्लस आपके जो गैस का क्राइसिस, लोड शेडिंग, और बिजली का लोड शेडिंग, और जीएसटी जो कि 17% उन्होंने उस पर लगा दिया है, और जो रेट्स हैं, जो पावर टैरिफ है, वो भी हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कितना बढ़ गया, वो भी एक अहम उसका एक रीज़न है। अब सवाल ये है कि फिर अमेरिका जहाँ गए ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो इत्तलात ये भी हैं कि वहाँ पर जो एक पुराना सफारत खाना था उसको बेचने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, और तमाम मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम प्लानिंग कर ली है। दिलचस्प तरीन बात यह है कि उस सफारत खाने को 70 लाख डॉलर्स अमेरिकन बैंक से लोन लेकर उसको रेनोवेट किया गया था, और अब जो मंजूरी दी है वो 68 लाख यानी 68 लाख डॉलर्स में बेचने पे मंजूरी दे दी है उस इमारत को। जबकि एक अमेरिकन ही है जो रियल इस्टेट के शोबे से उनका ताल्लुक़ है, आसिफ ईमान, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा मैं 12 मिलियन डॉलर्स में उसको ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट 68 लाख डॉलर में वो किसको बेच रही है। सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो भाई आप आए क्यों थे? फिर वो कहते हैं कि जी देखें ना, हमने तो मुल्क बचाया, हमने रियासत बचाई, अपनी सियासत को खुड्डे लगा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, आप झूठ बोल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप झूठ बोल रहे हैं फजलुर रहमान साहब, और आप झूठ बोल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। उसकी वजह यह है कि आप में से कौन खड़ा होकर ये बात कहेगा कि जो खुर्रम दस्तगीर ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था उसको आप में से किसने डिनाई किया? क्या आप में से किसी ने डिनाई किया? क्या ये हकीकत नहीं है कि जैसे ही आप बरसर इक़्तिदार आए, आपने नैप अमेंडमेंट में, नैप के जो लॉ था उसमें आपने अमेंडमेंट की, और आप लोग उससे, उस बहती गंगा से आप लोगों ने हाथ धोना शुरू कर दिया। तो आप कैसे डिनाई करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब वाली उस बात को कि अगर हम नहीं आते तो ये हमें जेलों के पीछे डाल देते? अच्छा, ये जेलों के पीछे कैसे डाल देते? बादशाहत तो नहीं है कि इमरान खान साहब एक दिन उठते, अडियाला जेल के चाबी से दरवाजे खोलते, आपको सबको अंदर धक्का दे देते। अदालतें होती ना, वही अदालतें जो आज इसहाक डार को रिलीफ दे रही हैं, वही अदालतें जिन्होंने मरियम नवाज को रिलीफ दिया, वही अदालतें जिनकी वजह से सलमान शहबाज साहब मुल्क में आए, और अल्लाह ने हमें ये दिन भी दिखाना था कि वो खड़े होकर करप्शन पे भाषण दे रहे थे, और वही अदालतें जिनके ज़रिए अब आप नवाज शरीफ साहब की वापसी चाहते हैं। तो यकीनन अगर कि आप ये समझते हैं कि आज वो अदालतें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कल अगर यही अदालतें आपको जेल में डालती तो वो गलत होता? लेकिन आप डर गए थे कि अदालतें सही काम कर रही हैं, और सही काम करती रहीं, और इमरान खान की या पीटीआई की हुकूमत रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप जेल में होंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, हमें ये जेलों में डालना चाहते थे, और उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे कि अगले 10 सालों के लिए हम कहीं भी खड़े हुए नहीं होते, हम कहीं भी नहीं होते, और इमरान खान साहब इस मुल्क के सदर होते या वज़ीर आज़म होते। तो सवाल यह है कि आपका सबसे बड़ी बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब के इस बयान को किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी ने उसको क्रॉस नहीं किया, किसी ने उसको काउंटर नहीं किया। और ये बात सिर्फ खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो एक प्रोग्राम में बोली, जावेद लतीफ़ साहब एक प्रोग्राम में बोल चुके हैं, और जाहिर है हमारी कुछ मजबूरियां, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ये बात बता चुके हैं कि हमें ये कहा गया कि हुकूमत लो। जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था ना कि हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें कहा गया कि हुकूमत लो, अगर तुमने हुकूमत नहीं ली तो फिर जो है वो ये सब कुछ होगा जो पिक्चर हमें खुर्रम दस्तगीर साहब ने दिखाई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो मुझे कहते हैं कि ना प्रोग्राम से पहले चिट चैट हो रही थी, वीडियो लिंक पे थे, वो नाम नहीं बता सकती, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना लेते, तो कहते हैं आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने फिर कहा कि अदरवाइज यू विल फेस द म्यूजिक, यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने कहा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस? आप मतलब अगर आप नहीं भी लेते तो क्या हो जाता? तो कहेंगे आपका सवाल बड़ा मासूमाना है, और जो है वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमें और आपको अच्छी तरह से पता है। और उन्होंने एक लंबा सा उनका एक कहकहा गूंजा वहाँ पर। अच्छा, फिर मुझे वो बात याद आ गई जरदारी साहब की, जब उन्होंने फजल पीडीएम से निकल रहे थे और निकले थे,
تو جب مولانا صاحب نے زرداری صاحب کو فون کیا کہ جی آپ واپس آ جائیں، تو زرداری صاحب نے پوری بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وطن واپس آئی ان کو شہید کر دیا گیا تھا. لیاقت علی خان کو اسی ملک میں مار دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کو پر قاتلانہ حملہ ہوا. وہ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، تو حقیقتاً یہی ہوا. اور عمران خان صاحب کی زندگی تھی تو وہ سروائیو کر گئے. ورنہ ہمارے ملک میں جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، جب آپ کے پاس کوئی حرب آپ کا کام نہیں آتا، تو آپ بندہ اڑا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس سے صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.